नमस्कार। आज हम आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं, जो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इसे हम इस प्रकार कहें कि हिंदी साहित्य के विकास में जो उसकी कहानी है वह प्रारंभ से आज तक अनेकानेक परिस्थितियों, स्थितियों और प्रवृत्तियों के विकास और अवसान की कहानी है। तो हम यहाँ यह देखना चाहेंगे कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जो समय की धारा है वो एक सी चलती रहे। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। और इस परिवर्तनशीलता के मूल में परिस्थितियाँ, मनुष्य की रुचि और अनेक प्रभाव का हाथ है। मनुष्य सदैव जो उसकी प्रकृति है उसे कुछ ना कुछ नया पाने के लिए बेचैन रहता है। और साहित्य चूँकि समाज का दर्पण है, इसलिए वह भी जन रुचियों का प्रतिबिंब ही होता है। अतः उसमें भी एक सी स्थिति नहीं रहती। तो हम देखते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य जो है आदिकाल, उसके पश्चात भक्ति काल, उसके पश्चात रीति काल और अंततः ये आधुनिक काल में अनंत रूप से चला जा रहा है। और चूँकि जब संवत्सर नहीं हो रुकता तो साहित्य कैसे रुक सकता है, यही हम इस वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक काल, अव्वल पहले तो हम आधुनिक शब्द को ही लें कि आधुनिक शब्द यदि उस समय लिया गया तो क्या यह हमेशा, क्योंकि आज भी तो आधुनिक है, आज 100 साल निकल गए, 150 साल निकल गए तो भी हम आधुनिक ही कहेंगे। तो आधुनिक जो है वह किस प्रकार से आधुनिक कहा गया? देखिए, क्योंकि साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह यही है कि किसी भी काल को कहाँ से प्रारंभ माना जाए। सामान्यतः इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं शती के ठीक मध्य में अर्थात 1850 से आधुनिक काल को प्रारंभ माना है। वास्तव में यह है कि परिवर्तन शुरू हो ही गया था। हम भी गुलामी के दौर में थे और गुलामी से आज़ादी की और जो एक पहली छटपटाहट थी वो सबसे पहले 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। और यही वो प्रमुख बिंदु था जब दो विरोधी शक्तियों में टकराहट का जो काल था वह यही समय था। ये दोनों शक्तियाँ, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने अपना चिंतन प्रारंभ कर दिया और शासकों ने भी जान लिया कि इस देश की परंपराएं जो है वो उसकी जड़ें बहुत गहरी है, अतः उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, किंतु उसका नवीनीकरण प्रारंभ होना होगा। और राजाओं ने या हम कहें सामंतवादियों ने यह सोच के परिवर्तन की धारा शुरू कर दी थी। इसी क्रम में यह हम देखें कि आधुनिक काल जो है वह मूल रूप से नई विचारधारा के रूप में हमें 1868 से प्रारंभ हुआ माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। और इसके अंदर यही चीज है कि जब से भारतेंदु जी ने काव्य रचना प्रारंभ की तब से इस काल का प्रारंभ माना गया। इससे पहले भी जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और उसके द्वारा जो है हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ, हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा मानने का एक संघर्ष सा चला और उसी को मान्यता दी, हिंदी पढ़ाई जाने लगी। तो यह विलियम फोर्ट से एक प्रकार प्रारंभ हुआ। लेकिन साहित्य की जो रचना है वह 1857 में ही नवीन चेतना के रूप में हमारे सामने आई, 1857 से आई। लेकिन इसे 1868 से प्रारंभ माना गया जब भारतेंदु जी ने काव्य सृजन प्रारंभ किया। और हमारी धारणा भी यही है कि आधुनिक काल भारतेंदु के रचना काल से ही माना जाना उचित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जो प्रमुख धाराएं हैं वो धाराएं किस रूप में हमारे सामने आई। देखिए, काव्य की विषय वस्तु में समय समय पर परिवर्तन आता रहा और विचारों में स्वदेश गौरव का भाव जगा, सुधारवा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब विषयों का रंग बदला तो ब्रज भाषा जो थी वह खड़ी बोली के प्रयोग के रूप में काव्य में व्यक्त होने लगी। भारतेंदु जी ने इस नवीनता को आगे
सर्वप्रथम बढ़ाया। यह जो नवीनता है यह पूर्ववर्ती चिंतना और नवीन बोध को स्पष्ट करती है ना। तो ब्रज भाषा जो थी उसका काव्य के रूप में समाप्ति हुई, और साहित्य के रूप में काव्य ही नहीं, क्योंकि साहित्य की विविध विधाएं प्रारंभ हो चुकी थी भारतेंदु काल में। और इस प्रकार से तो भारतेंदु काल का जो काव्य फलक है वो अत्यंत विस्तृत था। एक और उसमें भक्तिकालीन और रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां भी कहीं कहीं दिखाई देती है, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता भी स्पष्ट दिखाई देती है। और जब हम यह देखें कि यह युग वर्तमान हिंदी कविता का प्रारंभिक स्वरूप प्रस्तुत करता है, इस काल की कविता में राष्ट्रीय चेतना प्रमुखता से रही, देश की समस्याओं पर, हमारे समाज की समस्याओं पर चिंतन किया गया, साथ ही एक भाषा का जो है हल्का फुल्का रूप हमें इस भाषा के अंदर, इस भारतेंदु काल के अंदर दिखाई दिया। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग पूर्ण रूप से तो नहीं, किंतु होने लगा था साहित्य के अंदर। भारतेंदु पर ही ब्रज भाषा का विशेष प्रभाव था, और इस काल के कवि विशेष रूप से सुधारक और पत्रकार के रूप में सामने आए और उन्होंने लिखा। यदि हम देखें ध्यान से तो इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इस काल की कविता समाजोन्मुखी थी। यह जो युग है वह कविता में अनुवादों की प्रधानता थी। जो दूसरी भाषाओं में अच्छे काव्य लिखे गए थे उनका अनुवाद किया गया, जैसे बंगला से, मराठी से हिंदी के अंदर अनुवाद इस समय काफ़ी हुआ। कविता में सामाजिकता और नैतिक दृष्टि की प्रधानता प्रमुखता से रही। दूसरा काल हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के अंदर जो दूसरा चरण है, दूसरा पड़ाव है, सोपान है, वह द्विवेदी युग के रूप में देखते हैं। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में व्यापक समर्थन मिला, इसीलिए इसे मार्जन काल भी कहते हैं, परिमार्जन काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल ने हिंदी को मांझा और हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने का गौरव इस काल ने दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसी युग के कवि थे। प्रिय प्रवास उनका ग्रंथ है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त भी इसी काल के कवि थे, जिन्हें राष्ट्रकवि हम कहते हैं, और उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को एक उच्च स्तर की भाषा या राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में स्थापित अपने काव्य में किया। इस काल की महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल के मुख्य मूर्धन्य कवि के रूप में या साहित्यकार के रूप में सामने आए, और उन्होंने सरस्वती पत्रिका को संपादित कर हिंदी को उसका मुख्य पृष्ठ बनाया। इस काल के यदि प्रमुख प्रवृत्तियां देखें तो इस काल में जो कविताएं थी देशभक्ति प्रधान थी, अनुवादों की यहाँ भी प्रधानता थी, प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर मिलता है इस कविता के अंदर। धीरे धीरे कविता का झुकाव बौद्धिकता की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर इस काल की कविता को हम आदर्शवादी कविता कह सकते हैं, और यह कविता आदर्शवाद के रूप में ही जो समाज में कई लोग, प्रबुद्ध वर्ग ऐसा था जो अपने साहित्य की रचनाएं लिखने और सरस्वती पत्रिका में छपवाने को ललायित होते दिखाई देते हैं इस काल में, द्विवेदी काल में। अगला जो हम चरण देखते हैं आधुनिक हिंदी काल का सोपान, उसमें छायावादी काल अत्यंत प्रमुख काल है, और इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस काव्यधारा का जन्म द्विवेदी युग की नीरसता और आदर्शवादी काव्य की प्रक्रिया के रूप में हुआ। छायावादी काव्य प्रकृति प्रधान थी, उसमें बाह्य वर्णन की अपेक्षा आंतरिक वर्णन की प्रमुखता रही, भावपूर्णता रही। इस काल में जो प्रतीकवादी कविता थी वह लाक्षणिकता के साथ व्यक्त हुई। निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख छायावादी कवियों के रूप में स्थापित हुए। नगेंद्र ने जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावादी काव्य को माना है, और जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण जो है वो इस काव्य में दिखता है। छायावादी कविता की ऐसी शैली थी जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण किया गया। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति जो है वो प्रधान रही। ध्वन्यात्मकता का पर्याप्त रूप में मुखर यहाँ दिखाई दिया। और यदि हम इस काव्य की
प्रमुख प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखें तो इसमें व्यक्तिवाद का स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुआ। सौंदर्य न केवल प्रकृति बल्कि मनुष्य के आंतरिक भावों का भी बहुत ही सुंदर चित्रण सौंदर्य के रूप में यहाँ व्यक्त हुआ है। प्रेम का अलौकिक चित्रण महादेवी वर्मा ने इसे रहस्यात्मक पृष्ठभूमि तक भी पहुंचा दिया। छायावादी कविता वेदना और नैराश्य की भी कहीं कहीं अभिव्यक्ति करती है। शैल्पिक दृष्टि से भाषा की लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, व्यंजनात्मकता जो है वह कला पक्ष के सशक्त रूप में इस कविता के अंदर उभर कर आई और इसी कारण इसे स्वर्णकाल भी आधुनिक युग का कहा गया। इस बहुत से कवियों ने आज तक भी जो छायावादी काव्य है वो हमारे चित्त में एक अमिट छाप छोड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके पश्चात प्रमुख रूप से जो काव्य धारा आई थी वह तो प्रगतिवादी काव्य धारा थी, लेकिन इसके समकक्ष भी एक स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी हमें काव्य में दिखाई देने लगी। इस काव्य धारा का जन्म प्रगतिवाद के साथ साथ हुआ जब प्रगतिवाद 1935 से 36 में हिंदी साहित्य में अवतीर्ण हो रहा था। उसी समय हरिवंश राय बच्चन की व्यक्तिपरक कविताएं अपार श्रोताओं को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। ऐसा माना जाता था कि जब तक किसी कवि सम्मेलन में बच्चन की कविता ना होती तो उस कवि सम्मेलन रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति ही नहीं होती थी। इतना अधिक इनका प्रभाव हो चुका था और इनकी कविता में प्रेम की मांसल अभिव्यक्ति थी। निराशावादी वाद जो है प्रमुखता से था। मृत्युपासना, नियतिवाद, भोगवाद, आस्तिकता का अभाव और व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष जो है वह इस कविता के अंदर हमें दिखाई देता था। इन बच्चन के अतिरिक्त नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, भगवती प्रसाद, चरण वर्मा इसके प्रमुख कवि थे। लेकिन तो इस काव्य धारा को निराशावादी होने के कारण जो है वह समकक्षता के अंदर एक दूसरे के आड़े नहीं आई और समकक्ष चलती हुई प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी वह अपना प्रभाव अधिक छोड़ सकी। छायावादी कवियों ने जीवन से पलायन की जो नीति अपनाई थी उसका परिणाम ही यह हुआ कि इस कविता का स्वरूप स्थायी नहीं बन पड़ा। छायावादी कविता में सौंदर्य और अभिव्यक्ति तो थी किंतु जीवन की पकड़ नहीं थी। इसी कारण से यह नया प्रगतिवाद जो है वह साहित्य में आया। प्रगतिवादी कविता में जनजीवन का व्यापक महत्व प्रदान किया गया, जिसे हम इसका समय हम मान सकते हैं 35 से लेकर 45 तक का इसका समय रहा, जिसे प्रगतिवाद जो देश के आज़ादी के संघर्ष का मूल समय था और उसी समय काव्य धारा ने वास्तविकता को पहचान कर काव्य रचना की, जिसके अंदर मूल रूप से इन कवियों के अंदर शोषितों के प्रति जो जोरदार वकालत और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अपना विद्रोह प्रकट किया इन कवियों ने। प्रगतिवादी कविता में साम्यवादी दर्शन का अधिक प्रभाव रहा। शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, रांगे राघव आदि इस कविता के उन नायक कवियों में से हैं। परंपरा का इन कवियों ने विरोध किया। सामान्य वर्ग, विशेष रूप से मजदूर वर्ग जो है उनके प्रति हमेशा सहानुभूति व्यक्त हुई तथा इस काल की कविता में क्रांति की भावना मुख्य रूप से प्रधान रही, क्योंकि हमारा समाज जो था वो इसी संघर्ष में व्याप्त था। अगला जो हम देखते हैं काव्य सोपान चरण आधुनिक काव्य का, हिंदी काव्य का, उसमें प्रयोगवादी काव्य धारा प्रमुख रूप से आई। तो हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के साथ ही हमारी कविता ने भी करवट ली और इस कविता के ने जो करवट ली उस करवट के अंदर एक शिल्प का भी नया रूप आया, साथ ही सोच का भी एक बिल्कुल नवीन रूप हमारे समक्ष आया। इस परिवर्तन की जो यह लहर थी उसी लहर को एक नया नाम दिया जिसे प्रयोगवाद नाम दिया गया। प्रयोगवादी कवि के मानस में साम्यवाद के विरुद्ध लिप्तता का भाव थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, नवीनता के प्रति आग्रह बहुत ज़्यादा। फलस्वरूप कविता का स्वरूप कुछ अन्य ही दिशा में विकसित हुआ। इस दिशा में व्यक्तिवादिता का और बौद्धिकता प्रमुख रूप से, नए उपमानों को प्रयोग, मुक्त छंद शैली, साथ ही प्रेरणास्पद भाव सुमन भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं और कहीं कहीं हमें भाषा का हल्कापन यानी अश्लीलता के पंकिल चित्र भी दिखते हैं। यह कविता नई कविता के नाम से जानी गई।
इसकी जो विकास प्रक्रिया थी वह आधुनिक कविता के रूप इसने धारण किया। अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता और कीर्ति चौधरी इसके प्रमुख हस्ताक्षर थे। अज्ञेय इसके प्रारंभकर्ता थे, मूर्धन्य कवि के रूप में अज्ञेय थे। इस कविता ने एक नया रूप, जो मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को, उसके संघर्ष का जो व्यक्तिगत रूप था वह इस काव्य में व्यक्त हुआ। व्यक्तित्ववादिता जो प्रधान रही, भदेश शब्द अभिव्यक्ति के माध्यम बनने लगे, जीवन की वास्तविकता के भरे चित्र उभरने लगे, बुद्धिवादी और उपमानों की नवीनता के प्रति विशेष आग्रह नई प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर रहा। अगला जो चरण अगला जो सोपान कहें, अगला हम धारा कहें काव्य की, वह नई कविता थी जिसने पुनः एक बार नवीनता की ओर जोड़ा। इस नवीन प्रयोग जो है आरंभ नई कविता का पुराने आचार्यों द्वारा विरोध भी हुआ। 1960 तक आते आते नई कविता की काव्य प्रकृति साहित्य जगत में स्वीकार कर ली गई। अब सामान्य तौर से सभी यह स्वीकार करते हैं कि छायावाद के बाद आधुनिक हिंदी काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग नई कविता है। प्रसाद और निराला के साथ अज्ञेय तथा मुक्तिबोध भी उस आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में स्वीकृत कर लिए गए। और इस कविता के, नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वो मुक्तिबोध माने गए हैं। मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविताओं के अंदर कुंठा, अनास्था, व्यक्तिगत अहम, इन सबको लेकर काव्य रचना की, लेकिन उसमें एक गेयता है, एक रागात्मिका प्रवृत्ति उसके अंदर दिखाई दी जो हमें इस नई कविता में दिखाई दी। इसका विकास दूसरे महायुद्ध के पश्चात हुआ और युद्ध के भयानक विनाश के से आधुनिक मनुष्य के मन में जो अनास्था और कुंठा उत्पन्न हुई, उसका प्रभाव नई कविता पर दिखाई देता है। लघु मानक और क्षणवाद ये विचार आंदोलन के रूप में विकसित हुए। मनुष्य का जो लघुपन, वह लघु मानव, वो इसके अंदर हमें दिखाई देता है। अनास्था के साथ साथ अपने देश के प्रति लगाव की प्रवृत्तियां भी यहाँ प्रकट होती दिखाई देती है। और यह नई कविता हमारी काव्य धारा के साथ साथ बहुत ही प्रमुख रूप से हमें दिखाई देने लगी। इसके पश्चात एक प्रमुख आंदोलन के रूप में हमें 60 के दशक के बाद का जो समय था उसमें साठोत्तरी काव्य के रूप में सामने आया। और यह साठोत्तरी काव्य नई कविता के विरुद्ध की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर एक तरफ तो अकविता की थी और दूसरी जो धारा थी वह साठोत्तरी कविता थी। युवा कविता और प्रतिबद्ध कविता के रूप में यह सामने आई। जो यह कविता 1964 में मुक्तिबोध की मृत्यु के पश्चात उनकी जो रचनाएं प्रकाश में आई थी, उससे इस प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बल मिला। 60 के पश्चात हमारे भारत की परिस्थितियां भी ऐसी होने लगी कि 10 वर्ष तक हमारे समाज के अंदर काफ़ी असंतोष और अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर साफ सुनाई देने लगा था। भ्रष्टाचार, लूट खसोट यह स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसीलिए कवि का स्वर व्यंग्य में बदलने लगा और वह बनकर भी आया खुले रूप में। 60 के बाद इस स्वर ने तीखे व्यंग्य का रूप धारण कर लिया, क्योंकि जीवन की टूटती मूर्तियों ने संवेदनशील कलाकारों को एक ओर तो अस्वीकार और निषेध का स्वर सौंप दिया और दूसरी तरफ व्यंग्य का स्वर उनको सौंप दिया। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके अंदर धूमिल, नागार्जुन ये इस काल के प्रमुख स्वर रहे और इन्होंने बड़े वेग से शासन का, सरकारों का, सामाजिक व्यवस्थाओं का, मनुष्य की सोच का तेजी से प्रहार किया। इन कवियों ने जीवन की विकसित चेतना और जटिलता को भोगा और दूसरी ओर यह भी देखा कि नई कविता का जो फार्मूला था वह हमें एक अंधी गुफा के ओर लेकर चला जा रहा है और इसे हमें समाज की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो एक निजी अनुभूति और अभिव्यक्ति जो आगे बढ़कर आई वह साठोत्तरी कविता का मुख्य स्वर बनी। वह समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के साथ भी व्यक्त हुई
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके बाद जो है वो हमारे समाज के अंदर कविता का स्वर बिल्कुल अलग अलग तरीके से आने लगा। इसमें नवगीत, जिसको गिरजा प्रसाद माथुर ने बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किए, और नवगीतों के अंदर वापस पुनः रागात्मिका प्रवृत्ति हमारी जो एक लयबद्ध काव्य उसके अंदर सामने आया हमारे पास। और इसके बाद अकविता के रूप में हमने अभी बताया कि सटोत्तरी और अकविता, यानी कविता है ही नहीं, जैसा चाहे वैसा शब्दों को कह देना, उसके शिल्प के अंदर बिल्कुल बदलाव आ जाना, और इस प्रकार से अकविता और उसके साथ ही गद्य कविता, यानी कविता में लयबद्धता बिल्कुल समाप्त। तो इस प्रकार से गद्य कविता का भी स्वर हमें दिखाई दिया। अब हम इस कविता के बढ़ते हुए दौर में जब 2000 के बाद की कविता को देखते हैं तो उसे कुछ विद्वानों ने उत्तर आधुनिक काल का भी नाम दिया है, जिसके अंदर कविता का स्वर हमें बिल्कुल बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। हालांकि यह कविता जीवन से जुड़ी हुई है, मनुष्य की उन प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई है, वह रागात्मिक प्रवृत्तियाँ जो साहित्य के अंदर मूल रूप से जुड़ी है और जिससे मनुष्य उसकी ओर दौड़ता है, जहाँ आश्रय पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार की कविता उत्तर आधुनिक काल में कवियों के स्वरों में दिखाई देने लगी है। तो इस प्रकार से यह आधुनिक हिंदी काल के विविध चरण जो हैं वो जिन पर हमने आज चर्चा की है, इन चरणों को अलग अलग कवियों की काव्य रचनाओं के माध्यम से हम हमारी पुस्तक जो आधुनिक काव्य है उसके अंदर पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे फर्स्ट ईयर के कोर्स में। वैसे तो यह आधुनिक काल हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।